नैतिक पार्टी के 15वें स्थापना दिवस में सभी साथियों का स्वागत है और मेरी शुभकामनाएं हैं। लगातार हम नैतिक पार्टी का स्थापना दिवस मनाते चले आ रहे हैं और आज को आप सबको मालूम है कि 11 फरवरी 2008 को बसंत पंचमी का दिन था। उसी दिन नैतिक पार्टी की स्थापना की गई थी और बसंत ऋतु आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने इसलिए चुना था कि उत्साह, जोश और प्रसन्नता सबके मन में रहे और था उस दिन जब पहली बार हम लोगों ने नैतिक पार्टी की स्थापना की थी और लगातार ये जोश बना हुआ है। आज भी देखिए, अब मौसम बदल रहा है, लोगों में जोश है, पेड़ पौधे पत्तियां सब में एक उत्साह है, सभी जीव जंतु इस समय उत्साहित हैं, मौसम इतना अच्छा है। तो मैं एक बार फिर पुनः सभी अपने नैतिक पार्टी के पदाधिकारियों, नैतिक पार्टी के समर्थकों, नैतिक पार्टी के शुभेच्छुओं को मैं अपनी शुभकामना देता हूं और हमारा जो काफिला निकल पड़ा है ये निरंतर चलता रहे। साथियों, हर बार स्थापना दिवस पे हम आपके साथ होते थे, सम्मेलन, बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, उसमें हम अपनी बात, आपकी बात सुनते थे, उसके बाद तब मैं अपनी बात कहता था। लेकिन अभी इस समय कोरोना की मार ने हम सब लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, इसलिए इस बार मैंने ये सोचा है कि आपसे वर्चुअल मीटिंग करें। वर्चुअल मीटिंग मतलब ऑनलाइन फेसबुक से आपसे बातचीत मैं कर रहा हूँ और आपकी बात तो नहीं सुन पाऊँगा, लेकिन मैं सीधी अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ और उसके बाद आपकी जो प्रतिक्रिया आएंगी उसको हम ध्यान में रख के आगे की हम अपनी जो बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। साथियों, आपको मालूम है कि हर बार जब भी नैतिक पार्टी का स्थापना दिवस होता है तो किसी न किसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं और उस पर लोगों का विचार जानते हैं और फिर उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा से जो उसमें विचार आते हैं उसी के अनुसार हम अपना आगे का कार्यक्रम बनाते हैं और उस कार्यक्रम पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जगह जगह हर जनपदों में जहाँ जहाँ भी नैतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस दिशा में काम करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमने पिछले कई सालों से हम लोगों ने जो लिया है वो है गांव सरकार। और इसके बारे में आपको बताऊं कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि ये अब हम लोगों का नैतिक पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसका कारण क्या है कि मैं थोड़ा सा पीछे आपको ध्यान दिलाऊं कि ऐसा नहीं है कि गांव सरकार की बात हम अभी कह रहे हैं। ये मैं तो पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सन 92 से। तो 2002 में उस संगठन के वो गैर राजनीतिक संगठन है, उसके माध्यम से 2002 से ही हम लोग गांव सरकार की बात कहते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ सरकारों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद भारत परिषद एक हम लोगों का गैर राजनीतिक संगठन है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने इस बात को उठाई और बार बार उठाते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई उसका भी कोई किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार ने उसको भी ध्यान ही नहीं दिया, या जिन लोगों को ये काम सरकार के स्तर पर जो होना है, जो व्यवस्थाएं बनानी है, उस पर कुछ किसी ने नहीं ध्यान दिया। उसके बाद नैतिक पार्टी ने, चूंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं अगर सामाजिक रूप से आप अगर उठाइए तो समझते हैं लोग कि इसका तो सामाजिक रूप से बहुत बातें उठाते रहते हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमने सोचा कि इसको राजनीतिक मंच से भी इसको उठाया जाए, तो नैतिक पार्टी ने इसको राजनीतिक मंच से उठाया और नैतिक पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसको बनाया कि गांव सरकार, और इसके लिए हम लगातार कोशिश भी करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिश तो हम लोगों ने कई जगह प्रदर्शन किया, कई जगह यात्राएं निकाली, लेकिन उसके नैतिक पार्टी के भी जो कार्यक्रम चलाए गए उससे भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कोई दबाव नहीं पड़ा। तो इसके मैंने सोचा कि अब इसको जरा लोगों को लगता है कि ये गांव सरकार के बारे में समझ नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि गांव सरकार के बारे में लोगों को बताएं और उनकी समझदारी विकसित करें कि गांव सरकार है क्या, और जो ग्राम पंचायतें हैं इनको गांव सरकार हम क्यों बनाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मंशा है। तो लोगों को अगर ये बात अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगी तो शायद लोग इस चीज़ को लोग समझेंगे और फिर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमने एक फेसबुक पर लगातार हर रविवार को 11 बजे मैंने ये गांव सरकार का करीब फेसबुक लाइव पे कार्यक्रम शुरू किया, गांव सरकार के नाम से।
और उसमें लगातार मैं ये बताता रहा कि गांव पंचायत क्या है और गांव पंचायत में गांव सभा क्या है, कैसे गांव पंचायत काम करती है, कैसे संविधान ने ये अधिकार दिया ग्राम पंचायत को गांव सरकार के रूप में काम करना चाहिए, कितने विभाग हैं गांव पंचायत के में जिनको कि गांव के लोगों को खुद अपनी व्यवस्था चलाना चाहिए। ये तमाम बातें एक एक चीज़ हम बताते रहे। उसके बाद जब सारी बातें बता दिया, इसके बहुत विस्तार से आप जाइएगा गांव सरकार के, उसको यूट्यूब पर है भी, यूट्यूब पर है, उसको जब आप जा सकते हैं गांव सरकार के नाम से यूट्यूब चैनल चलाया गया ताकि उस पर जब जिसको चाहे गांव सरकार के बारे में जाने। फिर मैंने ये सोचा कि हम लोग जो कह रहे हैं उस बात में, गांव सरकार की बात कर रहे हैं उसमें हमारा बल है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एक ख्याली पुलाव है। हालांकि ख्याली पुलाव नहीं है, क्योंकि ये गांव सरकार की जो व्यवस्था है वो तो संविधान में ही दी गई है। ये हमारी कोई, हम लोग कोई अपना विचार नहीं दे रहे। संविधान में 1992 में संविधान को संशोधन करके गांव सरकार की व्यवस्था दी गई और उस गांव सरकार की व्यवस्था के बाद गांव पंचायतों को कहा गया कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बने रहेंगे, यानी कि गांव सरकार के रूप में काम करेंगे। उनको उन्होंने 29 विभाग दे दिया, उसके वित्तीय संसाधन के लिए फाइनेंस कमीशन बना दिया, चुनाव समय करने के लिए इलेक्शन कमीशन बना दिया, राज्य इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग, तो सारी व्यवस्था कर दी कि ये व्यवस्था लोग गाँव के लोग चलाएंगे। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकारों ने क्या किया कि एक धारा 15 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में जोड़ के ये व्यवस्था कर दी कि हम अधिकार तो हमीरा ने तुमको देना है तो हमको देना ही है, लेकिन उन्होंने कर दिया कि ये सारे अधिकार राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होंगे। तो उसके बाद ही से गांव, एक तरह से देखा जाए कि गांव सरकार का अवधारणा ही खत्म हो गई, वो एक राज्य सरकार के विभाग के रूप में चलने लगा। तो उसी के लिए हम कहते हैं कि गांव अब नहीं, गांव का पंचायत जो है एक तरह से गुलाम है, ये गांव एक तरह से गुलाम है तो राज्य सरकारों के, और गुलामी के रूप में चल रहे हैं। जैसा राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, नेता चाहेंगे उसी तरह से गांव वाले चलते रहेंगे। एक उनका एक आखिरी छोटा मोटा विभाग है, ये गांव की हैसियत रह गई। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कहा कि ये इस बार जो विषय रखा है कि नहीं रहेंगे गांव गुलाम, बन के रहेगी गांव सरकार। जब तक गांव सरकार नहीं बनेगी तब तक गांव के लोग गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे राज्य सरकारों के, और जब तक राज्य सरकारों के गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे गांव वाले अपना विकास अपने ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को कहने समझाने के लिए लगातार 70 एपिसोड कुछ कम नहीं होता, समझे साल भर से ज़्यादा हर रविवार को ये कार्यक्रम चलता रहा। 70 एपिसोड के माध्यम से यूट्यूब पर हैं, मैंने समझाया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें ये हुआ कि बहुत सारे जो सत्ता के शीर्ष पर, मतलब सरकार में, जैसे मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के साथ साथ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और भी हाई कोर्ट के जज, डीजीपी पुलिस महानिदेशक और कुछ पत्रकार भी, इन तमाम लोगों का मैंने इंटरव्यू भी लिया। और इंटरव्यू लेने से ये मैंने उनके सामने रखा कि देखिए ये संवैधानिक व्यवस्था है, फिर भी राज्य सरकारें ये संवैधानिक अधिकार गांव पंचायतों को नहीं दे रही हैं और उनको गांव सरकार के रूप में बनने नहीं दे रही। तो सभी लोगों ने देखिए, जो लोग शीर्ष पर थे, जो इतने उत्तर प्रदेश के ही मुख्य सचिवों को, मैंने कई मुख्य सचिवों से हमने चर्चा की, तो आप देखेंगे उनका यूट्यूब पर उनकी वार्ता है। हाईकोर्ट जजेज में उन्होंने कहा और पुलिस पुलिस महानिदेशकों लोगों ने सभी ने कहा कि ये जो अधिकार है सरकार, ये सरकार कभी नहीं देगी। उसका कारण है कि नेता और अधिकारी कभी नहीं चाहते हैं कि उनका अधिकार कम हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि गांव सरकार अगर बन जाएगी तो फिर नेताओं के पास क्या अधिकार रहेगा, मंत्रियों के पास, ये एमएलए विधायक एमपी के पास क्या अधिकार रह जाएगा जिसके नाम पर वो कहेंगे हमको वोट दीजिए। और अधिकारियों के पास फिर क्या रह जाएगा जब गांव का, आखिर में देश में 1 अरब लोग तो गांव में रहते हैं, बाकी तो शहरों में तो सिर्फ 20-25 करोड़ लोग रहते हैं। तो इतने लोगों को ऊपर वो कौन, किस पर हुक्म चलाएंगे? तो अगर गांव वाले व्यवस्था में खुद चलाना है तो हुक्म किस पर चलाएंगे? लूट खसोट का जो संसाधन है वो कैसे कर पाएंगे? तो सभी ने ये कहा कि ये नहीं संभव है, और इसके लिए अगर कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि गांव सरकार बने तो इसके लिए गांव को ही आगे आना पड़ेगा। अब जब तक गांव के लोग जागृत नहीं होंगे, जब तक गांव के लोग जबरदस्त ढंग से इसके लिए आंदोलित नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि कोई ये सत्ता उनको दे दे और गांव के लोग अपने को गांव सरकार के रूप में चलाएं। जो उनको 29 विभाग मिले हैं उसकी सारी व्यवस्था वो चलाए, ऐसा नहीं संभव है।
तो इसलिए अब ये सवाल उठता है कि आज मैं इसी विषय को लेके मैं आपके सामने ज़्यादा चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर में अगर कोई नहीं करेगा तो ये संविधान में जो अधिकार दिया गया वो निरर्थक तो है नहीं। अगर संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि गांव सरकारों को अधिकार मिलना चाहिए, तभी तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, नहीं तो क्या जरूरत है संविधान में व्यवस्था करने की। संविधान में कोई बात आ जाना कोई मामूली बात नहीं होती। कानून नहीं है कि जब चाहे तब आप उसको ले आइए, जब चाहे कानून बदलिए। बहुत मुश्किल से कोई चीज़ संविधान में आती है, और अगर वो संविधान में अगर वो आ गई तो वो किसी के बदलाव कोई उसको आसानी से उसको बदल भी नहीं सकता। तो इतनी बड़ी व्यवस्था संविधान निर्माता के लोगों ने संविधान में दे के इतनी बड़ी व्यवस्था गाँव को तो सशक्त कर दिया। लेकिन ये जो गाँव को सशक्त करने के बावजूद भी ये लोग जो नेता हैं, नेता माने एमएलए एमपी जो चुन के जाते हैं या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये लोग उसको गाँव को सत्ता नहीं देना चाहते हैं। और अधिकारी जो कि उनको सलाह देते रहते हैं, तो अधिकारी भी तमाम तरह के बातें उनको बताते रहते हैं कि इनको अधिकार नहीं देना चाहिए। तो इस बार हमने ये और बहुत सारी बताते हैं। वो कहते हैं कि गांव वालों को अधिकार इसलिए नहीं देना चाहिए कि गांव वाले अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो जाएगा अगर उनको अधिकार दे देंगे तो सारा पैसा लूट लेंगे, कोई वहाँ ऑडिट नहीं होगा, कोई उनको कुछ जानकारी इस तरह के सिस्टम को कैसे चलाया जाता है उनको नहीं पता है। लेकिन अगर ये बातें थी तो संविधान में क्यों दिया गया? ये संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमें तो गांव को देना ही देना है, और दे दिया, और जानते हैं कि समय के साथ हो जाए। अब बताइए 92 से जो अधिकार गांव मिला है, आज ये 22 है, करीब करीब आपको 30 साल हो गया। 30 साल भी बीत जाने के बावजूद भी गांव को अपना अधिकार नहीं मिल पाया है। ये है लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है कि जो संवैधानिक व्यवस्था हुई है उसको भी गांव के लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया। तो अब ये व्यवस्था कैसे मिलेगा? और ये मैं उसको हम दोबारा इस बात को उस पर नहीं जा रहे हैं कि गांव सरकार बनने से क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसके बारे में तो लगातार मैं आपको 70 एपिसोड में बता ही चुका हूँ कि गांव सरकार बनने से क्या लाभ मिलेगा। लेकिन ये इस पर चर्चा करने का आज का अवसर नहीं है। आज हम सीधे ये इस पर चर्चा करेंगे कि अगर ये लोग अधिकार नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे गांव के लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों ने यही कहा कि आंदोलन करना चाहिए, सभी लोग कह रहे हैं गांव के लोगों को आंदोलन करना चाहिए। तो देखिए, हम एक उदाहरण से, एक उदाहरण क्या, एक महिला के जीवन की कहानी से मैं आपके सामने रखूंगा, और उस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में कौन सा रास्ता अख्तियार किया जा सकता है ताकि गांव सरकार को मजबूर हो जाए, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, गांव सरकार को बनाने के लिए और गांव को अधिकार देने के लिए। एक महिला थी, उसका नाम था एमिली फैंकहर्स्ट, सॉरी, देखिए इसको नाम समझिए, एमिली पैनखर्स्ट, एमिली समझिए कि उसको आप शॉर्ट नाम समझिए, एमिली। ये महिला लंदन में, इंग्लैंड में थी, और इन्होंने इंग्लैंड जैसे देश में, जहाँ की, क्यों मैं इन महिला का उदाहरण दे रहा हूँ, क्यों उनकी चर्चा कर रहा हूँ, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो हमारे पर शासन कर चुका है, और अपने को बहुत ही सभ्य और बहुत ही लोकतंत्र में अपने को बहुत विकसित तंत्र मानते थे, और हमारा जो लोकतंत्र है करीब उन्हीं की नकल करके हमने यहाँ लोकतंत्र अपने देश में भी स्थापित किया है। इसलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। और वो अपने को बहुत ही सभ्यता के मामले में, कि हम लोग जितना सभ्य हैं वो दुनिया के लोग उतने सभ्य नहीं, और भारत को तो वो मानते ही नहीं थे कि भारत के लोग सभ्य हैं। वो तो मानते थे कि भारत के लोग निहायत ही असभ्य हैं। और भारत, जब देश की आज़ादी का सवाल आया था तो चर्चिल ने, जो उनके प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था, उसने कहा कि इन भारतीयों को अगर आप आज़ादी दे देंगे तो आज़ादी आप किसको देने जा रहे हैं? ये तो गुंडे हैं, मवाली हैं, अनपढ़ हैं, जातिवाद में फंसे हुए हैं, धार्मिक मामलों में फंसे हुए हैं, छोटे छोटे संकीर्ण मानसिकताओं में फंसे हुए हैं।
ये तो देश, इनको अगर आप देश को आज़ाद कर देंगे तो ये तो 50 साल भी देश को आज़ादी नहीं रख पाएंगे, तो इनको आज़ादी देने से फ़ायदा क्या है। वो चर्चिल उस देश का वो इतना अपने को सुपीरियर समझते थे और भारत को इतना हीन दृष्टि से देखते थे। उसी देश का मैं ये उदाहरण दे के आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जो एमिली है, एमिली महिला ने वहाँ इंग्लैंड में जो इतना सब देश अपने कहता है, वहाँ महिलाओं के वोट के अधिकार नहीं थे, वोट का अधिकार नहीं थे। लोकतंत्र उनको कहते थे कि हमारा लोकतंत्र था। और ख़ास करके जहाँ की रानी विक्टोरिया शासक थी, जिस देश की महारानी शासक थी, उस देश में लोकतंत्र के नाम पर, जहाँ लोग बहुत विकसित लोकतंत्र की दावा करते हैं, वहाँ भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो एमिली ने 1880 से एक आंदोलन शुरू किया कि महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए 1880 से अब उस महिला ने इस आंदोलन को हर तरह से चलाया अपनी बात को कहने के लिए। पहले वो महिला लोगों से जा के मिलती थी, उनसे एमपी लोगों से मिलती थी, उस समय जो उनके संसद था उनके अधिकारियों से मिलती थी, उस बात को कहती थी, जा के मतलब हर तरह से जितने भी तरीके होते हैं उन लोगों तमाम संगठनों में जाती थी, लेक्चर देती थी कि भाई महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अधिकार न होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन उस समय जो जो पुरुष मानसिकता थी वही समझते थे कि महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं तो घर में रहती हैं, महिलाओं तो जो पुरुष के अंदर रहती हैं, महिलाओं की क्या समझ है, महिलाओं के क्या विचार हैं, उनका कोई स्वतंत्र विचार नहीं होता है। तो महिलाओं को वो भी जैसे कि हे दृष्टि से देखना कि महिलाएं तो पुरुषों के एक तरह से वो वश में रहती हैं और उनको निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं हो सकती है और न व्यवस्था को चलाने की उनकी क्षमता होती है। यही बात वहाँ कहते हैं। कभी पुरुष वहाँ के लोग तैयार नहीं होते थे कि नहीं, और बल्कि हंसते थे। एमिली ने इस बात आंदोलन को बढ़ाया। फिर एमिली ने ये सोचा कि ये तो इस तरह से तो मानेंगे नहीं लोग, हमारी बात समझाते, कहते, भाषण देते, जगह जगह यात्रा करते हुए नहीं सुनेंगे लोग। तो उसने कहा कि ये कुछ संगठन बनाया कि क्यों नहीं इनको हम लोग तोड़ फोड़ से अपना इनका ध्यान आकर्षित करें। तो उसने तोड़ फोड़ शुरू करवाया। बसों में उन्होंने आग लगा दिया, कभी उनके संपत्ति पर आग लगा दिया, ताकि लोगों का, उनके सत्ता के लोगों में जो बैठे हैं उनका उनके तब ध्यान आए कि वो बात क्या कर रहे हैं। उस पर भी ध्यान नहीं दिया एमिली ने। तो उसने फिर पुलिस के ये भी कोशिश किया कि हमारी बात को सुनी जाए। तो कभी वो पुलिस पर 2-4 झापड़ लगा दी ताकि उसको पुलिस वाले उसको मारे पीटे, फिर उस पर ध्यान दें। फिर उसने तमाम संस्थाओं का घेराव भी शुरू किया, घेराव करना शुरू किया ताकि उस घेराव पे लोगों का ध्यान आवे। फिर वो जेल जाने भी लगी ताकि जेल में हम जब जाएंगे तो जेल में हम इसको ध्यान देंगे लोग कि ये अपने इस मुद्दे के लिए और जेल में जा रही है। तो इस तरह जितने भी इस तरह के आंदोलनात्मक उसको कार्य करने थे एमिली ने वहाँ किए, फिर भी वो ध्यान नहीं आया। फिर उसने राजनीतिक पार्टियों से भी संपर्क किया कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जा के उनके साथ सहयोग किया कि शायद ये लोग मुद्दे को बनाएं। जैसे कि इस बार हम लोगों ने, देखिए हम लोग 70 एपिसोड कर चुके, लेकिन अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो 22 में इसमें चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव में एक भी राजनीतिक पार्टी ने, जबकि इस मुद्दे को गांव सरकार को मुद्दा अपना नहीं बनाया और न गांव पंचायतों को उनके अधिकार देने की कहीं बात भी चल रही, कहीं चर्चा में। जबकि 70 एपिसोड 2 साल से मैं ये बात को कह रहा हूँ, तमाम लोगों तक बात पहुँचाया, कितनी गोष्ठियाँ हुई, कितने बार अखबारों में बात निकली, लेकिन नहीं हुआ। क्यों कि हम लोग अभी किसी असहयोग आंदोलनात्मक और किसी तरह से तोड़फोड़ के व्यवस्था में नहीं गए। अभी हम लोगों को वैचारिक रूप से इस बात को कह रहे हैं, किसी ने नहीं ध्यान दिया। वो याद एमिली का भी होता था कि वो बार बार अपनी बात कहती नहीं सुनते, तो फिर उसने ये रास्ते अपनाए। बार बार इस बात को कई बार ये मामला वहाँ संसद में पहुँचा भी, तभी उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल हम अधिकार नहीं देंगे। तो महिलाओं को अधिकार देने जैसे मामले में एमिली को आप जानते हैं कि कब उसको ये अधिकार मिला, जो 1880 से जो उसने आंदोलन शुरू किया था। कितनी बार जेल गई, कितनी बार मारी गई, कितनी बार उसके परिवार के लोग तमाम उनके साथ प्रताड़ना हुआ, तमाम उसके साथ जो जुड़े थे
न किसी राजनीतिक पार्टी ने ध्यान दिया, न वहाँ के समाज ने ध्यान दिया, न महिलाओं ने भी उसको नहीं ध्यान दिया। महिलाओं को भी लगता था कि ये जो एमिली बात कर रही है इसमें दम नहीं है, बल्कि महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहिए। तो इतनी जागरूकता उसको लग गया कि 30-40 साल तक लगातार अपनी कोशिश करती रही। और अब में 1912 में जाके ये अधिकार, महिला वोट का अधिकार इंग्लैंड जैसे देश में, जिसमें कि उस समय तो क्वीन विक्टोरिया थी, आज भी समझिए कि वहाँ महिलाएं तमाम, एलिजाबेथ भी हुई, वो भी वहाँ की रानी हुई। तो जहाँ महिलाएं सबसे उच्च पद पर थी, वहाँ भी महिलाओं को वोट के अधिकार देने में इतनी मुश्किलें उठानी पड़ी। तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब ये उदाहरण आपको क्या, इस उदाहरण से आप क्या समझते हैं? इसका ये मतलब है ना कि जब तक गांव के लोग आंदोलन का रुख नहीं अख्तियार करेंगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि उनको, गांव के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। वो अधिकार जो कि उनको संविधान ने दिया गया, मतलब उस संवैधानिक अधिकार को जिसको कि राज्य सरकारों ने हड़प लिया है, वो अपने जो अधिकार को वहाँ से हटाएंगे और गांव को दे देंगे कि आप अपनी व्यवस्था खुद चलाइए। ऐसा कभी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कौन से आंदोलन चलाए। देखिए, मेरी जो अपनी समझ है, ये अभी आज हम ये आपसे चर्चा करने के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए वो हम लोग सभा करते तो उसमें पूरी चर्चा होती और सबके विचार आते, लेकिन ये तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपसे चर्चा तो नहीं कर रहा। लेकिन ये बात मैं आपकी चर्चा के लिए रख रहा हूँ कि, और इस पर आपके जो विचार आएंगे उस पर अंतिम निर्णय हम तब हम बोलेंगे। लेकिन ये आप इस पर विचार जरूर करिए। और वो विचार है कि देखिए, दो तरह से ये दबाव हो सकता है कि सरकार को हम लोग मनवा सकते हैं। पहला ये तरीका है कि हम इनका दबाव डालें, मतलब राज्य सरकार पर दबाव डालें। राज्य सरकार पर दबाव डालने का मतलब कि वो मजबूर हो जाए हमारी बात सुनने की। अब कैसे मानेंगे? अब राज्य सरकार को मनाने के लिए ये है कि जो उनके राज्य सरकारी तंत्र हैं उनके साथ हम मुठभेड़ करें, उनके साथ मतलब उनको किसी तरह से उनको डिस्टर्ब करें ताकि लोगों का ध्यान है। अब जैसे मान लीजिए कि राज्य सरकार के हम एक योजना चलाएं, कि आंदोलन चलाएं कि गांव में राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनका हम घेराव करें। जब उनका हम घेराव करेंगे तो उनका ध्यान आएगा, भाई क्यों घेराव किया जा रहा है इनका? तो अब घेराव इसलिए किया जा रहा है कि हम चाहते हैं गाँव सरकार बने। चाहिए आप जो अधिकारी आए वो जाके कहेंगे कि आप गाँव वाले चाहते हैं कि गाँव सरकार बने, चाहे वह जिस स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी से लेके जितने भी अधिकारी गांव में आते हैं उनका हम घेराव करेंगे। कि जब घेराव करेंगे और उनको मैसेज दें और उनसे कहेंगे कि आप ये हमारे समर्थन में कहिए कि गांव सरकार बनना चाहिए। तो एक तो ये फिर कर्मचारियों का घेराव करें। फिर उसके ऊपर हम तहसील में जाएं, जनसमूह लेके तहसील का घेराव करें और कहें कि आप गाँव सरकार बनाइए। वो पूछें क्यों घेराव कर रहे हैं, तो घेराव इसलिए कर रहे हैं कि आपका ध्यान आकर्षित हो और गांव सरकार बनने के लिए आप लोग कहिए कि गांव सरकार बनना चाहिए। वहाँ तहसील घेराव करें। उसके आगे हम अपनी शक्ति कई गांवों को मिलके मिलके जिले का डीएम का घेराव करें। डीएम का हम घेराव करेंगे तो ये बात जिले स्तर तक पहुँचेगी। तो गाँव में गाँव स्तर पर पहुँची, घेराव किया हमने। तहसील में तहसील स्तर पर अगर घेराव किया तो तहसील स्तर पर बात हमारी पहुँची कि हाँ गांव के लोग चाहते हैं गांव सरकार बने। जिले में अगर घेराव किया मैंने तो जिले स्तर पर ये बात पहुँची कि हम डीएम का घेराव इसलिए किया गया कि वो लोग चाहते हैं, घेराव करने वाले गांव के लोग, कि गांव सरकार बनना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ सचिवालय और विधानसभा का घेराव करेंगे तो ये प्रदेश स्तर पर घेराव आएगा। तो इस तरह अगर ये घेराव का माध्यम से हम ये कहेंगे कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी हमारा घेराव चलता रहेगा। तो लगातार अगर हम घेराव करके अपनी बात पहुंचाएं, ये कोई अहिंसात्मक चीज़ नहीं है। घेराव करना कोई गैर असंवैधानिक भी नहीं है। हमारा अपनी बात को मनवाने का क्या तरीका है? हम पिछले 2 साल से हर स्तर पर अपनी बात कह रहे हैं, सबको लिखा पढ़ी कर रहे हैं, अपना यूट्यूब माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, पद यात्राएँ भी हम लोगों ने किया, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। तो आपने तो कोई चीज़ सुना नहीं और तक बात नहीं कर रहे। तो अब हमारी किसी इस तरह की बातों से तो आपको ध्यान भी दे रहे हो। तो अगर ये ध्यान देने का तरीका नहीं है तो वो भी एक तरीका, दूसरा तरीका हम अपनाएंगे
कि हम आपके सरकारी अधिकारियों को और सरकारी संस्थाओं का घेराव करेंगे। जब घेराव करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे घेराव होगा तब आपका ध्यान जाएगा कि ये घेराव कर रखा है। उसी तरह से ये घेराव आगे बढ़ सकता है। अगर हम जैसे बहुत एक लोकप्रिय तरीका है चक्का जाम और धरना, ये भी है कि धरना हम दे दिए, घेराव, धरना, चक्का जाम। तो ये 3 तरीके हैं कि अधिकारियों का घेराव, उसके बाद चक्का जाम। चक्का जाम का मतलब है कि हम सड़क पर प्रदर्शन करने लगे कि साहब ये हमारा बात सुनिए और बताइए, हमारी बात है उसको पहुंचाइए, सरकारी अधिकारी यहाँ में कहें कि हमारी बात को हम पहुंचाएंगे। चक्का जाम हो गया। फिर उसके जो परिणाम होगा भुगतेंगे, ऐसा नहीं है। और कोई हिंसात्मक बात नहीं करें, कोई हम इसमें इस कार्यक्रम में कोई तोड़फोड़ हम नहीं करने जा रहे। इसमें हम घेराव, चक्का जाम, ये जो बातें हम कर रहे हैं, इसमें तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहे। तो इस तरह से अगर हम ये प्रक्रिया को चलाएंगे तो हमारी बातें इसमें आपके सरकार के स्तर तक पहुँचेगी। जब सरकार के स्तर तक पहुँचेगी तो सरकार हमसे बातचीत करेगी ना कि गांव सरकार क्यों चाहिए। उसके लिए तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं। अगर सरकार को देखना हो तो वो सारे एपिसोड देख ले, और जो उन्हीं के प्रमुख जो लोग मुख्य सचिव रहे हैं, जिन लोगों ने उनके ही सरकारों में, इनके उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगेंद्र नारायण मुख्य सचिव रहे, अतुल गुप्ता मुख्य सचिव रहे, इन्हीं लोगों उन्होंने जो बातें कही हैं, आलोक रंजन मुख्य सचिव रहे, 3 लोगों का इंटरव्यू है इसमें। तो इन्हीं लोगों से पूछ लें कि गांव सरकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इन्हीं का तो ये तीनों करीब पिछले 10 सालों में यही मुख्य सचिव रहे, और वो कह रहे हैं कि गांव का पूरा अधिकार देना चाहिए, गांव सरकार बनना चाहिए। तो इनसे आप इन्हीं से बात करिए। क्या वो आप ये आखिर में इन्हीं के कहने पर तो सरकार चल रही थी। जब ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये गांव सरकार बनना चाहिए और ये भी कह रहे हैं कि ये लोग अधिकार नहीं देंगे, इसके लिए जरूरी है कि गांव के लोग आंदोलन करें, तो गांव के लोगों के पास इसके अलावा क्या विकल्प है? आंदोलन के अलावा तो कोई विकल्प है नहीं। तो ये जो हमने कहा कि ये इस तरह से जो घेराव का तरीका है, ये मुझे लगता है कि ये बड़ा उपयोगी तरीका होगा कि ये अधिकारियों का घेराव, उनके संस्थाओं का, तहसील का घेराव, डीएम का घेराव, और उसके बाद विधानसभा का घेराव। तो अगर व्यापक रूप से गांव के लोग निकल पड़ेंगे और घेराव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गांव सरकार की बात इन तक पहुँचेगी, और फिर गांव सरकार कोई मजबूर होकर इनको गांव को अपना अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, उनको देना पड़ेगा, और वो उनको व्यवस्था को चलाने का अवसर देगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, आजकल ये भी लोग कहते हैं लोग कि वोट का एक, आप चाहते हैं बदलाव है तो गांव के लोग वोट दें। गांव के लोग तो वोट दे के संस्थाओं में लोगों को भेजें, और वहाँ ये लोग जाके इस बात को उठावें, और उठाने से दबाव बनावें और सरकार बन जाएगी। इसीलिए नैतिक पार्टी ने इस बात को ये कोशिश ये भी की नैतिक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को, इस बार भी चुनाव में बहुत सारे उसको उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और मैं सारे उम्मीदवारों को मैंने यही सलाह दिया कि आप मुख्य रूप से गांव सरकार के ही मुद्दे को उठाइए, क्योंकि और कोई राजनीतिक पार्टी तो इसको उठा नहीं रही है, इसकी चर्चा कर रही है, तो वो उठा रहे हैं। और ये लेकिन और मेरी कोशिश थी कि और राजनीतिक पार्टियां भी उसको इस गांव सरकार के मुद्दे को उठाएं, लेकिन किसी ने किया। लेकिन नैतिक पार्टी की स्थिति ये है कि नैतिक पार्टी के इस गांव तक ये बात को, पार्टी के स्तर तक गांव तक प्रत्याशी खड़ा करना और उनको संसाधन से सुसज्जित करना ताकि ये बात गांव पहुंच जाए, तो ये नैतिक पार्टी के बस की अभी बात नहीं है। वो ये बहुत स्पष्टता से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बस की बात नहीं है कि हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास अगर संसाधन रहते तो 403 विधानसभा क्षेत्र पे नैतिक पार्टी के प्रत्याशी लड़ते और इसी गांव इसके मुद्दा बुला के आपके सामने कहते, और बार बार हर चुनाव में बात कहते कहते शायद गांव के लोगों को बात समझ में आ जाती। तो ऐसा इतने व्यापक स्तर पर तो संसाधन है नहीं। तो नैतिक पार्टी के स्तर से ये अभी भी फिलहाल ये मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ जाए वो उतना संभव नहीं लगा। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मेरी तो उनकी शुभकामनाएं भी है कि वो अपनी बात को आगे बढ़ाएं और खूब जम के लड़ें और लोगों तक जितना पहुंचा सकें वो पहुंचाएं। लेकिन इसमें इसको भी धीरे धीरे हम चला सकते हैं। एक तो वो आंदोलन का रुख ये है, इसको भी चलाएं जहाँ तक हो सके गांव के लोग अपना जो भी चुनाव हो, चाहे ग्राम स्तर पर चुनाव हो, ब्लॉक स्तर पर चुनाव हो, जिले स्तर पर चुनाव हो,
या प्रदेश स्तर पर चुनाव हो या लोकसभा के स्तर पर चुनाव हो, सब जगह गांव के लोग उन लोगों को, अपने लोगों को वोट दें, उनको भेजें कि वो आप जाइए, अब जिस संस्था में आप जा रहे हैं और वहाँ ही बात उठाइए। ये भी एक तरीका है। तो ये भेजने का भी एक तरीका है। जब अपने जनप्रतिनिधि आप भेजेंगे तो ये भी तरीका है, लेकिन ये कहीं ये इसको लेकिन दोनों तरीके साथ चलाएं। एक तो वो घेरा, हमको घेरों वाला जो हमने कहा कि वो जगह जगह जो घेराव का बात कहा वो भी चले और ये भी चले। तो अगर ये लगातार एक प्रक्रिया, अगर हम दोनों का घेरो और भेजो, घेरो मतलब जहाँ भी हो हमें लोगों का घेराव करें, और भेजने का मतलब जो भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें लोगों को हम चुनाव में अपना वोट देकर उनको चुनाव की व्यवस्था में उनको भेजें और वो गांव सरकार के बारे में बात उठाएं। तो अगर ये दो बातें अगर हम इसको करें तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी बात है, जो गांव सरकार के जो संवैधानिक अधिकार है, वो बात लोगों तक पहुँच सकती है। सरकार में जो लोग बैठे हैं उन पर दबाव भी बढ़ेगा, और जब आप जनप्रतिनिधि भेजने लगेंगे अपने, तो उनको डर भी हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को अगर चुनाव हारने का संभावना हो जाती है तो वो बहुत जल्दी से वो इस बात को मानने लगते हैं कि भाई ये चुनाव हमारे हरा सकते हैं। जब तक वो चुनाव में नहीं हराते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में जाती हैं उनको डर नहीं होता है कि ये लोग हमको हरा ही नहीं सकते, तो फिर इनकी बात को क्यों माने, जो हमारी अपनी मर्जी है उस हिसाब से हम चलेंगे। तो वो भी एक बहुत प्रभावशाली तरीका है कि इनकी अपनी बात से उन लोगों को अपने मनवाने का। तो ये आपको मैं दो बातें ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस मौके पे आज हम 15 साल नैतिक पार्टी ने पूरा किया और लगातार अपनी कोशिश में लगी है। बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं, और जो जनहित के मुद्दे उठाए हैं बहुत ही जनहित के मुद्दे उठाए हैं। हमें सफलता मिली या नहीं मिली ये अलग बात है, हमारे जनप्रतिनिधि चुन के गए नहीं गए ये अलग बात है, क्योंकि हमारी कोशिश अगर है तो एक न एक दिन उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम सही रास्ते पे हैं। हम चाहते हैं कि नैतिक सरकार बने। नैतिक सरकार का मतलब जो हमको सफलता मिलेगी, इसमें तो कोई राय नहीं है कब मिलेगी, ये सबको जनता को तय करना है। वो जनता जिस दिन चाहेगी हमको अधिकार दे दी, हमको भेज देगी और हम लोग सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आ जाएंगे तब तो कोई मुश्किल का काम ही नहीं है। फिर गांव सरकार को लागू करने में बिल्कुल कुछ क्षण भी नहीं लगेंगे। जैसे सत्ता में बैठे पहला काम यही करेंगे कि हम गांव सरकार की घोषणा करेंगे, गांव को अधिकार दे देंगे, और घोषणा ही नहीं करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि गाँव सरकार को अधिकार देने से नहीं हुआ, गाँव सरकार अच्छे ढंग से काम करके जो हमारा लक्ष्य है कि गाँव को हम स्वर्ग बनाना, उस स्थिति में हम गाँव को पहुँचा देंगे। ये अगर सत्ता में नैतिक पार्टी आती है, तो अगर आप जनता समझती है कि इनको हम जिता के भेजें ताकि गाँव सरकार का एजेंडा लागू हो गए, तो तब हम जैसे ही आएंगे तो आप समझ लीजिए कि गाँव सरकार के फिर दोबारा मैं कर रहा हूँ क्यों अधिकारी नहीं देंगे। जो हमारा उद्देश्य है कि गाँव को स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग बनने का मतलब में गाँव में संपन्नता होगी, गाँव में खुशहाली होगी, गांव में शांति होगी और गांव में भाईचारा होगा। ये सारी चीज़ें जगह रखूँ, और गांव का जो सारा पर्यावरण है, गांव की जो खूबसूरती है, गांव की सुंदरता है, उसके साथ ये चीज़ें होंगी। और जो भी संसाधन शहर में है वो संसाधन भी सारे गांव में उपलब्ध होंगे। हम गांव को शहर नहीं बनाना चाहते, गांव में ही शहरों का सारा संसाधन वहाँ जुटाना चाहते हैं, और उनके जो ग्रामीण परिवेश में जो हमारा वातावरण है उस परिवेश में सारे सुख सुविधाओं से संपन्न गांव को रखना चाहते हैं, ताकि सारे सुविधाओं से सुसज्जित गांव के लोग अपने परिवेश में सुखी, खुशहाल, प्रसन्न और शांति से जीवन यापन करें। ये हमारा लक्ष्य है। इसको हम गांव को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं, और ये संभव है, ऐसा रहा है, ऐसा हुआ है। तो पहले हमारे गाँव इसी तरह से थे। अभी एक तो आपको एक बता दूं, ये बहुत चौंकाने वाली बात कि अगर ये इन लोगों की कोशिश है कि राज्य सरकार के देश में इसमें जो अर्थव्यवस्था चल रही है और जो वर्तमान सरकार है उसकी जो स्कीम है, योजनाएं हैं, इन लोगों का ये कहना है कि हम गांव को अब गांव जैसा नहीं रखें, बल्कि हमारी इनकी ये कोशिश है कि 50% गाँव, अभी
20% आबादी का ही शहरीकरण हुआ है। उनका कहना है कि हम 50% आबादी का, जो देश की आबादी है 50%, उसको हम शहर बदल देंगे, मतलब गांव मिटा देंगे। अभी जितने गांव मिटे हैं इसका और भी 30%, यानी कि 6 लाख गांव हैं इसमें। उनका ये कहना है कि 3 लाख गांव को ख़त्म कर देंगे, उनको शहर बना देंगे, और शहर बना देंगे तो फिर वो शहर की तरह से सुविधाएं उनको मिल जाएंगी, गांव के रूप में वो रखने की जरूरत नहीं है उनको। ये योजना इसमें चल रही है, और यही जो 100 साल आज़ादी का जो योजना घोषित हो रही है उसमें ये शामिल किया गया है कि हम 50% गाँव को, इसमें 50% आबादी को शहर बना दें। अब आप ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा, लेकिन 2-3 सवाल पूछते हैं। ये बताइए, अगर आपका गांव, जैसे देखते जा रहे हैं कि हर गांव हर साल शहर से मिटता जा रहा है, बड़े शहरों के किनारे गांव मिटते जा रहे हैं, शहर मिटते जा रहे हैं। गांव अगर मिट गए, अगर सारे गांव, तो ये बताइए लाखों करोड़ों लोगों की पहचान मिट जाएगी। उनको कहने को होगा कि आज लोग जो है, एक मजदूर जो बम्बई में काम कर रहा है, छोटा मोटा कर्मचारी जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में काम कर रहा है, वो भी कहता है कि मेरा गाँव, मेरे माँ बाप हैं, एक गांव की पहचान है। अगर आप गांव को मिटा देंगे तो वो क्या कहेगा? पीढ़ियां जिस जगह वो रहा है, क्या उसको याद नहीं आएगी? क्या उसकी पहचान ही जब खत्म कर देंगे? शहर में अगर वो गांव से छूट के आएगा तो छोटे मजदूर, किसान, ये जो छोटे छोटे लोग हैं, इनकी कोई शहर में पहचान बन जाती है। शहर में तो बड़े बड़ी कोठियाँ, महल, जहाज, हवाई जहाज पर चलने वाले लोगों का शहर होता है। इस तरह के छोटे छोटे लोग वहाँ गाँव छोड़ के आ जाए तो उनको कौन पहचानेगा? उनको कुछ जानने वाला कि रिक्शे वाले को कोई जानता है कि इसका क्या नाम है? रिक्शे वाले, ए ठेले वाले, ए अखबार वाले, ए सब्जी वाले, यही तो नाम मिलता है। गांव में कोई आपको यह कहेगा कि ए रिक्शे वाले, ए ठेले वाले, ए सब्जी वाले, ए दर्जी, ये वहाँ नाम से लेते हैं। हर आदमी इज्जत से नाम लेता है। अगर गाँव में आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2-4 लोग, ठीक है, 2-4 लोग अपना कुछ धंधे वंधे दाएं बाएं करके कुछ कमा लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या हासिल करेंगे? उन लोगों को सब समझ लीजिए। तो उनका तो नाम ही होगा, उनका नाम खत्म, उनके बाप दादा कोई नहीं है। आज गांव में किसी को भी आप हैं तो सबको जानते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सबके बाप दादा को जानते हैं, भाईचारा का संबंध है। और वहाँ गांव में हमें गांव नहीं मिटाना, खाली जो शिक्षा का संसाधन है, ये सारे संसाधन अगर हमें गाँव में मिल जाए तो हमें क्या जरूरत है हम गाँव छोड़ के जाएँ? कम में ही हम रह के बहुत खुशहाल हैं। तो ये आपके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं, आपकी पहचान को ही खत्म कर देना चाहते हैं। आपको एक तरह से ऐसा होना चाहते हैं कि बस आप एक वोट की मशीन बन के उनके पीछे पीछे कर रहे हैं। जब आपका सब मिट जाएगा तो आपका जीवन कैसे चलेगा? आपका जीवन चलेगा मुफ्तखोरी से, और वही चाह रहे हैं कि आपका जीवन मुफ्तखोरी से चलता रहे। तो ये इन सारे बातों में मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूँ, और इसलिए बार बार उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुझे दुख होता है कि जब जिस दिन गांव, जो लोग यहाँ, मैं शहरों में जाके देखिए, जो लोग गांव से आ गए तो कहाँ बसे हैं? गांव के बाहर कहीं नालियों किनारे, कहीं गंदी कस्बों में बसे हैं। छोटे छोटे 500 वर्ग गज जमीन, कहीं 200 वर्ग गज जमीन, उसी में लेकर 200 वर्ग फीट, कहीं 300 वर्ग फीट, कहीं 400 फीट में एक कमरा बना के रह रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं। यही इनकी स्थिति, अच्छे परिवार के लोगों की स्थिति है ये। और या दुकानों पर नौकर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, दिन रात पानी पिला रहे हैं। यही गांव ये बनाना चाहते हैं, और उसमें जिन लोगों ने उसका, जिनके पास पैसा है, उससे संपन्नता ला सकते हैं, कितनी मुश्किल से 2-4। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, गाँव को मिटने नहीं दूंगा मैं। और गाँव को खाली हमें ये करना है कि गाँव को गुलामी से मुक्त करना है, मिटने नहीं देना है। और गुलामी के लिए हमेशा जब भी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और वही मैं एक महिला का उदाहरण देके, एमिली का उदाहरण देके, कि अगर एक महिला, अकेले एक महिला अगर संकल्प कर लिया और उसने महिलाओं को, आज महिलाओं को अधिकार दिलाया, और इतने नहीं है, जब इंग्लैंड में ये अधिकार जब मिल गया तो पूरी दुनिया में महिलाओं को चुनाव वोट का अधिकार मिला। उसने केवल इंग्लैंड में नहीं दिया, पूरी दुनिया में अधिकार दिया। और आज देखिए उस अधिकार दिलाने का फायदा क्या हुआ कि वही अधिकार अगर इंग्लैंड में नहीं मिला होता, वोट देने का अधिकार, तो 1979 में ये मार्गरेट थैचर एक महिला थी जो कि प्रधानमंत्री बनी।
और वो प्रधानमंत्री इसलिए बनी कि उस एमिली ने जो संघर्ष किया था उसका फायदा मिला। और मार्गरेट थैचर वहाँ के एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री भी बनी जो कि जिसका कि दुनिया में नाम हुआ और नाम हुआ, और नाम ऐसा हुआ कि वो सबसे बेस्ट माना गया कि सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री वो महिला बनी। मान ली वोट का अधिकार नहीं रहता तो क्या वहाँ कभी बेहतरीन प्रधानमंत्री इंग्लैंड को कभी मिल पाता? तो ये जो गांव के कहने का, ये अधिकारियों नेताओं कहना है कि गांव का अधिकार दे देंगे तो ये भ्रष्टाचार करेंगे, इनके पास बुद्धि नहीं है, ये लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ पहले दीजिए तो। और गाँव में मेरा पूरा विश्वास है, पढ़े लिखे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर प्रकार के लोग गाँव में हैं। अब ये बात आप कह ही नहीं सकते हैं कि गाँव के लोगों के पास अब योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, जानकारी नहीं है। ये तो बात एक झूठी बात है। ये सिर्फ एक गांव को लोगों को ये जो सचिवालय में बैठ के अधिकारी और नेता और बैठ के उनको अपने सत्ता को न छोड़ने का बहाना है कि हमें किसी बहाने हमको अपनी सत्ता न छोड़नी पड़े। तो ये आपके बारे में ये लोग कौन सोचने वाले होते हैं? और बार बार मैं कहता हूँ कि ठीक है ये सोच है, लेकिन जब संविधान में मुझे ये अधिकार मिला है तब इनकी क्या से बात इस सोचने की रह जाती है कि उसको देना ही देना है। बस एमिली ने भी कहा था कि महिलाओं जागो, अपना अधिकार छीनो। एमिली ने महिलाओं को जगाया, महिलाओं जागो और अपना अधिकार छीनो, बिना अधिकार छीने हुए नहीं मिलेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ गांव वालों, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। ये कोई धरना और प्रदर्शन से कोई डरने की बात नहीं है, ये आपको अधिकार छीनने के तरीके हैं। इस तरीकों को अपनाइए, जहाँ अधिकारी को मिले आपको घेरिए उसको, कहिए कि मेरा गांव सरकार को दिलवाओ, और उसके कागज पर दस्तखत कराइए, कहोगे सहमत दो कि हम गांव सरकार के पक्ष में हैं। चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, जो आपके गांव की तरफ जाता है उसको पकड़िए, उसको घेरिए, उसको पुलिस हो, डीएम हो, डीएसपी हो, कुछ भी हो, और गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी दीजिए, उसका घेराव करिए। हर जगह एसडीएम के दफ्तर में घेराव पहुंच जाइए। अगर आप 150 लोगों को लेके जाके वहां घेराव करिए, डीएम का घेराव करिए, सबका घेराव करिए। जब डरेंगे तो तब नहीं होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जो एमिली ने किया। और हम अब ये बातें जो हमने आज आपसे कहा है इसकी एक शुरुआत है, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही, बहुत जल्दी गांव-गांव की यात्रा करके मैं आपके साथ खड़े होके और गांव के लोगों को जागृत करना, हम लोग मिलकर जागृत करेंगे और गांव के लोगों में ताकत भरेंगे। उनके अंदर अगर उनको अपने अस्तित्व को बचाना है, तो कहना है कि अपने अस्तित्व को बचाना है तो जितना जल्दी हो सके गांव सरकार बनाना है। अगर आप गांव सरकार नहीं बनाएंगे, अपने अस्तित्व को नहीं बनाएंगे, तो शहरों में मिला लिए जाएंगे, और शहरों में जब मिला दिए जाएंगे तो एक परजीवी की तरह से, शहर में परजीवी की तरह से नौकर चाकर रूप बन के पूरी जिंदगी आप और आपकी पीढ़ियां बिताएंगे। तो ये आज का आपके लिए संदेश है। अब वक्त आ गया है कि अब हम ये भाषण और विचार और अखबारबाजी नहीं करेंगे, बल्कि संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। और संघर्ष का रास्ता मैंने बताया आपको कि भेजो, एक दो तरीके मैंने बताया, घेरो मतलब जहाँ जहाँ मिले घेराव, घेरो, और दूसरा भेजो, जहाँ जहाँ चुनाव हो उसमें आदमी। तो मैं आपसे यही आप सबसे निवेदन है मेरा भाई साथियों और सभी ग्रामवासियों जो हमारी बात सुन रहे हैं कि इस घेरो और भेजो अभियान की शुरुआत करिए। इसी से गांव सरकार बन पाएगी और आपका जो सपना है, और हम सब लोगों का सपना है कि गांव स्वर्ग बने, और गांव स्वर्ग बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।